एक छोटा सा परिवार, एक रात, और एक ऐसा सच जिसने पूरे घर को अपराधी बना दिया। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। रात के लगभग 10:30 बजे थे। शहर के किनारे बसे छोटे से मोहल्ले में अचानक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। लाल नीली लाइट पूरे इलाके में चमकने लगी। मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। सबकी नजर एक ही घर पर थी, वर्मा परिवार का घर। पुलिस सीधे उसी घर के सामने आकर रुकी थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। इंस्पेक्टर अरविंद ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। सोफे के पास फर्श पर एक आदमी पड़ा हुआ था। उसकी छाती से खून बह रहा था। वह आदमी था महेश वर्मा। मोहल्ले में सब उसे एक सीधे साधे आदमी के रूप में जानते थे। एक छोटा सा किराना स्टोर चलाता था और अपनी फैमिली के साथ शांति से रहता था। इंस्पेक्टर अरविंद झुककर शव को देखने लगे। लगता है चाकू से वार किया गया है, उन्होंने धीरे से कहा। उनके साथ खड़ा कांस्टेबल नोटबुक में सब लिख रहा था। तभी इंस्पेक्टर की नजर कमरे के कोने में बैठी एक महिला पर पड़ी। वह महेश की पत्नी सुनीता थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें लाल हो चुकी थीं। इंस्पेक्टर ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ यहाँ? सुनीता की आवाज कांप रही थी। मैं किचन में थी। अचानक चीख सुनाई दी। जब बाहर आई तो महेश जमीन पर पड़े थे। घर में और कौन था? इंस्पेक्टर ने पूछा। बस हमारा बेटा राहुल और सास जी। इतने में दूसरे कमरे से एक बूढ़ी महिला रोते हुए बाहर आई। वह महेश की मां कमला देवी थी। मेरे बेटे को किसने मार दिया? किसने? वह बार बार यही कह रही थी। इंस्पेक्टर अरविंद ने आसपास देखा। दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब साफ था, जो भी हत्यारा था वह घर के अंदर ही मौजूद था या फिर महेश उसे अच्छी तरह जानता था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, राहुल को बुलाओ। कुछ देर बाद करीब 20 साल का एक लड़का कमरे में आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। राहुल ने अपने पिता की लाश देखी और तुरंत नजरें झुका ली। तुम कहाँ थे जब ये हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, मैं अपने कमरे में था। तुमने कुछ सुना? नहीं। इंस्पेक्टर को राहुल की बात पर भरोसा नहीं हुआ। पूरे घर में इतनी बड़ी घटना हुई और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, ये बात अजीब थी। इसी बीच कांस्टेबल को टेबल के नीचे एक खून से सना चाकू मिला। उसने तुरंत इंस्पेक्टर को दिखाया। इंस्पेक्टर ने चाकू को ध्यान से देखा और फिर पूरे परिवार की तरफ देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया था। इंस्पेक्टर अरविंद ने धीरे से कहा, हत्यारा घर के अंदर ही है और जब तक सच सामने नहीं आता इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। ये सुनते ही सुनीता घबरा गई। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया और कमला देवी रोना बंद करके चुपचाप सब देखने लगी। लेकिन इंस्पेक्टर को अभी यह नहीं पता था कि इस घर की दीवारों के अंदर कई सालों से ऐसे राज छुपे हुए थे जो एक एक करके सामने आने वाले थे। और सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, क्या ये सच में एक हत्या थी या फिर एक परिवार के अंदर शुरू हुई खतरनाक साजिश की पहली कड़ी? घर के अंदर सन्नाटा फैल गया था। पुलिस के जवान पूरे घर की तलाशी लेने लगे। हर कमरे की अलमारी, दराज और सामान को ध्यान से देखा जा रहा था। इंस्पेक्टर अरविंद बार बार उसी खून से सने चाकू को देख रहे थे जो टेबल के नीचे मिला था। उनका अनुभव कह रहा था कि ये कोई अचानक हुई हत्या नहीं थी। इसके पीछे कोई पुरानी बात जरूर छुपी हुई थी। इंस्पेक्टर ने सबसे पहले सुनीता को सामने बैठाया। महेश का किसी से झगड़ा था? उन्होंने पूछा। सुनीता ने सिर हिलाया। नहीं साहब, वो बहुत शांत आदमी थे। किसी से दुश्मनी नहीं थी। दुकान पर कोई विवाद, उधार पैसे का मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा। सुनीता बार बार नजरें झुका रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रही हो। तभी इंस्पेक्टर की नजर राहुल पर पड़ी जो कमरे के कोने में खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी घबराया हुआ था। राहुल, इधर आओ, इंस्पेक्टर ने कहा। राहुल धीरे धीरे आगे आया। तुम्हारे पापा से आज किसी का झगड़ा हुआ था? राहुल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम अपने कमरे में क्या कर रहे थे? मोबाइल चला रहा था। किससे बात कर रहे थे? राहुल अचानक चुप हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर को अब शक और गहरा हो गया था। उसी समय एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया। सर, पीछे वाले कमरे में कुछ मिला है। इंस्पेक्टर तुरंत उठे और उस कमरे की तरफ चले गए।
वह कमरा महेश का स्टोर रूम था जहां कुछ पुराने बक्से और कागज रखे हुए थे। कांस्टेबल ने एक पुरानी डायरी इंस्पेक्टर को दिखाई। डायरी के कुछ पन्नों पर महेश की लिखावट थी। इंस्पेक्टर ने पहला पन्ना पढ़ा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो जिम्मेदार मेरे अपने ही होंगे। मुझे अब अपने घर में भी डर लगने लगा है। इंस्पेक्टर ने तुरंत अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, सच बहुत जल्द सामने आएगा, लेकिन उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक डायरी को देखते रहे। अब मामला साफ था, महेश को पहले से खतरे का अंदेशा था। वह वापस हॉल में आए और पूरे परिवार को देखने लगे। महेश को अपने ही परिवार से डर क्यों लग रहा था? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। कमरे में किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक कमला देवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, साहब, ये घर पिछले कुछ महीनों से बदल गया था। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, कैसे? कमला देवी ने राहुल की तरफ देखा। राहुल ने तुरंत नजरें फेर ली। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, लगता है इस घर की कहानी बहुत पुरानी है और सच यहीं कहीं छुपा हुआ है। लेकिन उसी समय बाहर से एक पुलिस वाला तेजी से अंदर आया। सर, बड़ी बात हो गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या हुआ? कांस्टेबल बोला, महेश की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में हत्या से ठीक पहले एक आदमी इस घर में घुसता हुआ दिखा है। कमरे में मौजूद तीनों लोगों के चेहरे अचानक बदल गए, क्योंकि वह आदमी कोई अजनबी नहीं था, बल्कि इस परिवार से जुड़ा हुआ कोई था। घर के अंदर खामोशी और भी भारी हो गई थी। इंस्पेक्टर अरविंद ने तुरंत पूछा, कौन है वो आदमी? कांस्टेबल ने कहा, सर, वीडियो साफ नहीं है लेकिन चेहरा थोड़ा दिखाई दे रहा है। लगता है वो घर को अच्छी तरह जानता था क्योंकि सीधे अंदर चला गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, वीडियो चलाओ। कांस्टेबल ने मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज खोली। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे। वीडियो में रात के करीब 9:30 बजे का समय दिख रहा था। सड़क लगभग खाली थी। कुछ सेकंड बाद एक आदमी तेजी से महेश के घर की तरफ आता दिखाई दिया। उसने चारों तरफ देखा और बिना दरवाजा खटखटाए सीधे अंदर चला गया। इंस्पेक्टर ने वीडियो रोक दी। इसे पहचानते हो? उन्होंने राहुल से पूछा। राहुल कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। राहुल की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, वीडियो जूम करो। जैसे ही वीडियो थोड़ा साफ हुआ, सुनीता अचानक घबरा गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत नोटिस कर लिया। तुम पहचानती हो उसे? उन्होंने पूछा। सुनीता कुछ बोल नहीं पाई। उसकी सांस तेज हो गई थी। सच बताओ, इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा। कुछ सेकंड बाद सुनीता ने धीरे से कहा, शायद वो राजेश हो सकता है। राजेश कौन? इंस्पेक्टर ने पूछा। कमरे में बैठी कमला देवी अचानक बोली, वो महेश का छोटा भाई है। इंस्पेक्टर चौंक गए। मतलब महेश का भाई इस घर में आया था? सुनीता ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन वो कई सालों से हमसे दूर रहता है। क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। कमला देवी ने भारी आवाज में कहा, दोनों भाइयों के बीच पैसों को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उसी के बाद राजेश घर छोड़कर चला गया था और आज अचानक वह वापस आया। इंस्पेक्टर ने पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, राजेश को ढूंढो अभी। कांस्टेबल तुरंत बाहर निकल गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर धीरे धीरे कमरे में टहलने लगे। उनकी नजर बार बार राहुल पर जा रही थी। राहुल अब भी बेहद घबराया हुआ लग रहा था। राहुल, इंस्पेक्टर ने अचानक कहा। राहुल ने डरते हुए सिर उठाया। क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे चाचा आज आने वाले हैं? राहुल ने तुरंत कहा, नहीं। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। इंस्पेक्टर अब समझ चुके थे कि यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। इस परिवार में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे सब छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ी के रुकने की आवाज आई। कांस्टेबल जल्दी से अंदर आया। सर, राजेश मिल गया। कहाँ? इंस्पेक्टर ने पूछा। कांस्टेबल बोला, वो भाग नहीं रहा था, बल्कि खुद पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा मिला। क्या? इंस्पेक्टर चौंक गए। और सर, कांस्टेबल ने धीरे से कहा, उसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ है। कमरे में बैठे तीनों लोग एकदम सन्न रह गए। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि पुलिस स्टेशन पहुंचते ही राजेश ने जो पहली बात कही, उसने पूरे केस को उलटकर रख दिया।
राजेश बोला, मैंने महेश को नहीं मारा। जब मैं घर पहुंचा था तब वो पहले ही मर चुका था और हत्यारा अभी भी उसी घर में है। राजेश को पुलिस स्टेशन के एक कमरे में बैठाया गया था। उसके कपड़ों पर सूखे खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। इंस्पेक्टर अरविंद सामने कुर्सी पर बैठ गए। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर इंस्पेक्टर ने सीधे पूछा, अगर तुमने महेश को नहीं मारा तो तुम्हारे कपड़ों पर खून कैसे लगा? राजेश ने गहरी सांस ली। क्योंकि जब मैं घर पहुंचा तब भैया जमीन पर पड़े थे। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर ने ध्यान से उसका चेहरा देखा। वह डरा हुआ जरूर था लेकिन उसकी आंखों में झूठ नजर नहीं आ रहा था। तुम इतने साल बाद अचानक घर क्यों गए? इंस्पेक्टर ने पूछा। राजेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे भैया से एक जरूरी बात करनी थी। कैसी बात? राजेश ने धीरे से कहा, घर के बारे में। इंस्पेक्टर ने भौहें सिकोड़ ली। कौन सा घर? राजेश बोला, यही घर जो अभी सबका है। इंस्पेक्टर समझ गए कि मामला जायदाद का हो सकता है। साफ साफ बताओ, उन्होंने कहा। राजेश ने कहना शुरू किया, पिताजी के मरने से पहले उन्होंने ये घर मेरे और भैया दोनों के नाम किया था। लेकिन भैया ने कभी मुझे हिस्सा नहीं दिया। कई साल पहले इसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ था। तो क्या तुम हिस्सा मांगने आए थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, राजेश बोला, मैं हिस्सा छोड़ने आया था। इंस्पेक्टर चौंक गए। क्या मतलब? राजेश ने कहा, मैं शहर छोड़कर कहीं और बसना चाहता था, इसलिए सोचा सब खत्म करके चला जाऊं। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड सोचते रहे। अगर यह सच था तो फिर हत्या की वजह कुछ और थी। जब तुम घर पहुंचे तो क्या देखा? इंस्पेक्टर ने पूछा। राजेश की आवाज थोड़ी कांप गई। दरवाजा खुला था। घर में अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही मैं अंदर गया तो देखा भैया जमीन पर पड़े थे। उनके पास खून फैला हुआ था। और उस समय घर में कौन था? इंस्पेक्टर ने पूछा। राजेश ने तुरंत जवाब दिया, कोई नहीं। क्या? इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा। हाँ, उस समय घर खाली था। ना भाभी थी, ना राहुल, ना माँ। ये सुनकर इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन अभी तो सब कह रहे हैं कि वे घर में ही थे, उन्होंने कहा। राजेश ने सिर हिलाया। झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम कितनी देर वहां रुके? बस कुछ मिनट। मैं डर गया था। तभी बाहर किसी गाड़ी की आवाज आई तो मैं पीछे वाले दरवाजे से निकल गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत नोट किया, घर में पीछे का दरवाजा भी था। अब कहानी बदल रही थी। अगर राजेश सच बोल रहा था तो हत्या के समय घर में कोई और था और बाद में सबने मिलकर अलग कहानी बना दी। इंस्पेक्टर अरविंद तुरंत उठे। चलो, उन्होंने कांस्टेबल से कहा, वापस उसी घर चलते हैं। कुछ देर बाद पुलिस फिर से वर्मा हाउस पहुंच गई। सुनीता, राहुल और कमला देवी अभी भी हॉल में बैठे थे। इंस्पेक्टर अंदर आए और बिना कुछ कहे सीधे बोले, राजेश कह रहा है कि जब वह घर आया था तब तुम तीनों में से कोई भी घर में नहीं था। तीनों के चेहरे एक साथ बदल गए। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर इंस्पेक्टर ने धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब सच बताने का समय आ गया है, क्योंकि झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तभी अचानक राहुल जोर से बोल पड़ा, मम्मी, अब और झूठ मत बोलो। ये सुनते ही सुनीता घबरा गई और इंस्पेक्टर को पहली बार लगा, इस हत्या का सच शायद इस घर के सबसे छोटे सदस्य के पास है। राहुल की आवाज सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनीता ने घबराकर राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कमला देवी भी चुप होकर दोनों को देखने लगी। इंस्पेक्टर अरविंद धीरे धीरे राहुल के पास आए। तुम क्या कहना चाहते हो? राहुल कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक बार अपनी मां की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। बोलो, इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा। राहुल ने धीरे से कहा, जब पापा पर हमला हुआ तब मैं घर में था। सुनीता तुरंत बोल पड़ी, राहुल चुप रहो। लेकिन अब राहुल रुकने वाला नहीं था। नहीं मम्मी, अब सच बताना पड़ेगा, उसने कहा। इंस्पेक्टर ने कुर्सी खींचकर राहुल के सामने रख दी। सब कुछ शुरू से बताओ। राहुल ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, आज शाम पापा बहुत गुस्से में थे। वो बार बार मम्मी से झगड़ रहे थे। इंस्पेक्टर ने पूछा, किस बात पर? राहुल ने धीरे से कहा, पैसों को लेकर। कमरे में बैठे सब लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। पापा को पता चल गया था कि दुकान के पैसे गायब हो रहे हैं, राहुल बोला। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, कौन ले रहा था पैसे?
राहुल ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज और धीमी हो गई। मैं। कमरे में बैठे सब लोग सन्न रह गए। तुम? इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने कुछ पैसे लिए थे। क्यों? इंस्पेक्टर ने पूछा। राहुल ने जवाब दिया, मुझे दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू करना था, लेकिन पापा कभी पैसे नहीं देते, इसलिए मैंने चोरी कर ली। सुनीता रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर क्या हुआ? राहुल बोला, पापा को सब पता चल गया था। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। उसके बाद? इंस्पेक्टर ने पूछा। राहुल ने कांपते हुए कहा, तभी मम्मी और पापा के बीच बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत सुनीता की तरफ देखा। सुनीता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या उस समय चाकू इस्तेमाल हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। राहुल चुप हो गया। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। फिर राहुल ने धीरे से कहा, हाँ। इंस्पेक्टर की आवाज गंभीर हो गई। किसने चाकू उठाया? राहुल की सांसें तेज हो गई। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की नजर अब उसी पर थी। राहुल ने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज में बोला, मैंने। ये सुनते ही सुनीता जोर से रोने लगी। कमला देवी स्तब्ध रह गई। लेकिन इंस्पेक्टर अरविंद अब भी शांत थे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुमने चाकू मारा था तो फिर ये कहानी इतनी आसान क्यों नहीं लग रही? राहुल ने घबराकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और उसी पल इंस्पेक्टर ने कहा, क्योंकि इस घर में कोई और भी है जिसने सच अभी तक नहीं बताया है। इंस्पेक्टर अरविंद की बात सुनकर कमरे में बैठे तीनों लोग एक दूसरे को देखने लगे। राहुल का चेहरा पीला पड़ चुका था। सुनीता लगातार रो रही थी और कमला देवी की आंखों में अजीब सी घबराहट थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, राहुल, तुमने जो कहा वह पूरा सच नहीं है। राहुल चौंक गया। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? इंस्पेक्टर ने टेबल पर रखा खून से सना चाकू उठाया और बोले, क्योंकि अगर तुमने चाकू मारा होता तो चाकू पर सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट होते। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन इस चाकू पर 2 लोगों के निशान हैं, इंस्पेक्टर ने आगे कहा। सुनीता का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। और उनमें से एक तुम्हारे हैं। सुनीता कांपने लगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, झूठ मत बोलो, सच बताओ। कुछ सेकंड तक सुनीता चुप रही। फिर वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कमला देवी और राहुल दोनों उसकी तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर क्या हुआ था? सुनीता ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, महेश बहुत गुस्से में थे। उन्होंने राहुल को बहुत बुरा भला कहा, यहां तक कि उसे घर से निकालने की धमकी भी दी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। सुनीता आगे बोली, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने राहुल को थप्पड़ मार दिया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। उस समय किचन में चाकू रखा था, सुनीता बोली। इंस्पेक्टर ध्यान से सुन रहे थे। मैंने गुस्से में चाकू उठा लिया, सिर्फ डराने के लिए, लेकिन महेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर? इंस्पेक्टर ने पूछा। सुनीता रोते हुए बोली, धक्का मुक्की में चाकू उनकी छाती में लग गया। राहुल ने सिर पकड़ लिया। कमला देवी की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, उसके बाद क्या हुआ? सुनीता बोली, हम दोनों डर गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज आई। राजेश? इंस्पेक्टर ने पूछा। सुनीता ने सिर हिलाया। हाँ, शायद वही था। फिर तुमने क्या किया? सुनीता बोली, हम पीछे वाले दरवाजे से बाहर चले गए ताकि कोई हमें वहां न देख सके। इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक चुप रहे। अब कहानी लगभग साफ हो चुकी थी। लेकिन तभी कमला देवी अचानक बोल पड़ी, नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। सबकी नजर उनकी तरफ मुड़ गई। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या मतलब? कमला देवी ने कांपती आवाज में कहा, महेश की मौत उस चाकू से नहीं हुई थी। ये सुनकर सब चौंक गए। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, तो फिर कैसे हुई? कमला देवी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि जब मैं कमरे में पहुंची थी तब महेश अभी जिंदा था। कमला देवी की बात सुनकर इंस्पेक्टर अरविंद तुरंत उनकी तरफ मुड़े। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। राहुल और सुनीता दोनों अवाक होकर उन्हें देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, आपने अभी क्या कहा?
कमला देवी ने कांपती आवाज में दोहराया, जब मैं कमरे में पहुंची थी तब महेश जिंदा था। ये सुनकर सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल भी घबराकर अपनी दादी को देखने लगा। इंस्पेक्टर ने कुर्सी खींचकर कमला देवी के सामने रख दी। सब कुछ साफ साफ बताइए। कमला देवी ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं अपने कमरे में थी, तभी बाहर जोर जोर से बहस की आवाजें आने लगी। महेश और सुनीता के बीच झगड़ा हो रहा था। मैं बाहर आई तो देखा कि महेश जमीन पर पड़े थे और उनकी छाती से खून निकल रहा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, तब वह जिंदा थे? कमला देवी ने सिर हिलाया। हाँ, उनकी सांस चल रही थी। वह बहुत दर्द में थे। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। फिर आपने क्या किया? इंस्पेक्टर ने पूछा। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत घबरा गई थी। उसी समय राहुल और सुनीता दोनों पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं अकेली रह गई थी। आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलवाई? इंस्पेक्टर ने पूछा। कमला देवी कुछ सेकंड तक चुप रहीं। उनके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उस समय महेश ने मुझसे कुछ कहा था। इंस्पेक्टर तुरंत आगे झुक गए। क्या कहा था? कमला देवी की आंखें भर आईं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माँ, मुझे बचा लो। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर आपने क्या किया? कमला देवी के होंठ कांपने लगे। मैंने कुछ नहीं किया। कमरे में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में पूछा, क्यों? कमला देवी की आंखों में अचानक एक पुराना दर्द उभर आया। उन्होंने धीरे धीरे कहा, क्योंकि महेश वही कर रहा था जो उसने सालों पहले मेरे साथ किया था। इंस्पेक्टर चौंक गए। क्या मतलब? कमला देवी ने कहा, महेश बचपन से ही लालची और निर्दयी था। उसने अपने पिता को भी बहुत दुख दिया था, यहाँ तक कि उनके इलाज के पैसे भी देने से मना कर दिया था। कमरे में बैठे सब लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। जब उसके पिता अस्पताल में थे तब उसने कहा था कि पैसे खर्च करने से अच्छा है घर अपने नाम करवा लो, कमला देवी बोली। इंस्पेक्टर अब ध्यान से उनकी हर बात सुन रहे थे। कमला देवी आगे बोली, उस दिन मेरे पति ने भी मुझसे यही कहा था, मुझे बचा लो। लेकिन महेश ने उनकी मदद नहीं की। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कमला देवी ने आंसू पोंछे और बोली, आज वही शब्द महेश कह रहा था, लेकिन उस समय मेरे अंदर की माँ और मेरे अंदर का दर्द आपस में लड़ रहे थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, और आपने क्या चुना? कमला देवी की आवाज टूट गई। उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बस खड़ी होकर उसे मरते हुए देखती रही। ये सुनकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। लेकिन इंस्पेक्टर अरविंद के दिमाग में अब एक नया सवाल उठ चुका था। अगर महेश उस समय जिंदा था, तो फिर उसकी आखिरी सांस किसके सामने टूटी थी? कमरे में मौजूद हर व्यक्ति कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा। इंस्पेक्टर अरविंद की नजर एक एक करके सभी पर गई। राहुल रो रहा था, सुनीता सिर झुकाकर बैठी थी और कमला देवी की आंखें खाली सी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब जब राहुल और सुनीता घर से बाहर गए तब महेश अभी जिंदा था? कमला देवी ने सिर हिलाया। हाँ, और जब राजेश घर आया तब महेश मर चुका था, इंस्पेक्टर ने कहा। अब सवाल और गहरा हो चुका था। इंस्पेक्टर ने कमरे में टहलते हुए कहा, इसका मतलब इन दोनों समय के बीच कोई तीसरा भी इस घर में आया था, या फिर? वह अचानक रुक गए। उनकी नजर फिर से कमला देवी पर गई। या फिर कोई ऐसा था जो पहले से ही घर में मौजूद था? ये सुनकर राहुल ने हैरानी से पूछा, लेकिन घर में तो सिर्फ हम ही लोग थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, जरूरी नहीं। उन्होंने कांस्टेबल से कहा, घर का हर कमरा फिर से चेक करो, खासकर स्टोव और छत। कांस्टेबल तुरंत ऊपर की मंजिल की तरफ चला गया। कुछ मिनट तक सब लोग खामोशी से बैठे रहे। अचानक ऊपर से आवाज आई, सर, यहाँ कुछ मिला है। इंस्पेक्टर तुरंत ऊपर दौड़े। राहुल और सुनीता भी पीछे पीछे आ गए। छत के पास एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुराने सामान रखे थे। कांस्टेबल ने एक पुराना लोहे का ट्रंक खोला हुआ था। उसके अंदर कुछ कपड़े और एक बैग पड़ा था। इंस्पेक्टर ने बैग खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक मोबाइल फोन था। इंस्पेक्टर ने मोबाइल ऑन करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन जल उठी। मोबाइल की स्क्रीन पर जो नाम दिखाई दिया, उसे देखकर इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। स्क्रीन पर लिखा था, सुरेश कॉलिंग। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, ये सुरेश कौन है? नीचे खड़ी कमला देवी का चेहरा अचानक बदल गया। सुनीता भी घबरा गई।
इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, बताइए, सुरेश कौन है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, वो महेश का पुराना दोस्त है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या वह इस घर में आता था? सुनीता ने सिर झुका लिया। हाँ, कभी कभी। इंस्पेक्टर ने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री खोली। उसमें पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा कॉल एक ही नंबर पर थे, सुरेश। इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, इस नंबर का लोकेशन ट्रेस करो। कांस्टेबल ने जल्दी से काम शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, सर, लोकेशन यहीं पास में दिखा रही है, इसी मोहल्ले में। इंस्पेक्टर अरविंद की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, मतलब सुरेश अभी भी आसपास ही है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। अगर सुरेश इस घर में आया था, तो क्या वह सिर्फ मिलने आया था, या फिर महेश की मौत की आखिरी वजह वही था? इंस्पेक्टर अरविंद ने मोबाइल अपनी जेब में रखा और तुरंत नीचे आ गए। उनके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा गंभीरता थी। हॉल में बैठे राहुल, सुनीता और कमला देवी बेचैनी से उनकी तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर ने सीधे पूछा, सच सच बताओ, सुरेश इस घर में क्यों आता था? सुनीता ने घबराकर जवाब देने से पहले राहुल की तरफ देखा, फिर बोली, वो महेश का पुराना दोस्त था। दुकान के काम में कभी कभी मदद कर देता था। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, झूठ मत बोलो। अगर वह सिर्फ दोस्त था तो उसका बैग इस घर की छत में क्यों छुपा है? ये सुनते ही सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल ने भी हैरानी से अपनी मां की तरफ देखा। मम्मी, आपको पता था? सुनीता चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, क्या सुरेश आज रात यहां आया था? कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी रही। फिर कमला देवी ने धीरे से कहा, हाँ, वो आया था। इंस्पेक्टर ने तुरंत उनकी तरफ देखा। आपने उसे देखा था? कमला देवी ने सिर हिलाया। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई थी, तब सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखी थी। उस समय मैंने सोचा शायद राहुल होगा, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वह सुरेश था। राहुल हैरानी से बोला, लेकिन मैं तो अपने कमरे में था। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। अब कहानी की एक नई परत खुल रही थी। उन्होंने पूछा, सुरेश यहाँ क्यों आया था? सुनीता ने धीरे से कहा, वो मुझसे मिलने आया था। ये सुनते ही राहुल सन रह गया। क्या? इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, मतलब? सुनीता की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुरेश और मैं कई महीनों से बात कर रहे थे, उसने धीमी आवाज में कहा। कमरे में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। महेश को इस बात का शक हो गया था, सुनीता बोली। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में पूछा, तो क्या महेश और सुरेश के बीच भी झगड़ा हुआ था? सुनीता ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ दिन पहले दोनों के बीच दुकान पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अब इंस्पेक्टर के दिमाग में तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। उन्होंने कांस्टेबल से कहा, उस नंबर की लोकेशन क्या दिखा रही है? कांस्टेबल ने मोबाइल देखा और बोला, सर, सिग्नल अभी भी यहीं पास में है, लगभग 2 गली दूर। इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, 2 टीम बनाओ, पूरे इलाके में ढूंढो। पुलिस की गाड़ी तुरंत वहां से निकल गई। घर के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। राहुल अपनी मां को घूरकर देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों थे। करीब 15 मिनट बाद इंस्पेक्टर का फोन बजा। उन्होंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से कांस्टेबल की तेज आवाज आई, सर, सुरेश मिल गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, कहाँ? कांस्टेबल बोला, वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या उसने कुछ कहा? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, उसने कहा है कि महेश की मौत एक हादसा नहीं थी। इंस्पेक्टर की आवाज भारी हो गई। तो फिर क्या था? कांस्टेबल ने जवाब दिया, सर, उसका कहना है कि उस रात इस घर में एक नहीं बल्कि 2 बार हमला हुआ था। इंस्पेक्टर अरविंद तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए जहां सुरेश को बैठाया गया था। सुरेश के हाथों में हथकड़ी थी और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। जैसे ही इंस्पेक्टर कमरे में दाखिल हुए, सुरेश ने सिर झुका लिया। इंस्पेक्टर कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गए। सुना है तुम बहुत कुछ जानते हो, उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। सुरेश कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, जो सच है वही बताऊंगा। इंस्पेक्टर ने सीधे पूछा, उस रात इस घर में क्या हुआ था? सुरेश ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, मैं उस रात सुनीता से मिलने गया था। हमें लगा था कि महेश दुकान पर होगा, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। इंस्पेक्टर ध्यान से सुन रहे थे।
जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि महेश जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती से खून निकल रहा था, सुरेश बोला। क्या उस समय कोई और वहां था? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, घर खाली था, सुरेश ने कहा। ये वही बात थी जो राजेश ने भी कही थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? सुरेश ने धीरे से कहा, मैं घबरा गया था। लेकिन तभी महेश ने हल्की सी आवाज निकाली। इंस्पेक्टर तुरंत आगे झुक गए। मतलब वह उस समय जिंदा था? सुरेश ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। सुरेश की आंखों में डर दिखाई देने लगा। महेश ने मेरी तरफ देखा और मुझे पहचान लिया, उसने कहा। उसने क्या कहा? इंस्पेक्टर ने पूछा। सुरेश ने कांपती आवाज में जवाब दिया, उसने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर ने गौर से उसे देखा। फिर सुरेश ने सिर झुका लिया। मुझे लगा अगर वह बच गया तो सब कुछ बता देगा, सुरेश बोला। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर की आवाज अब और गंभीर हो गई। तो तुमने क्या किया? सुरेश के होंठ कांपने लगे। मैंने उसके पास पड़ा तकिया उठाया, उसने धीरे से कहा। इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। सुरेश बोला, और मैंने उस तकिए को उसके चेहरे पर दबा दिया। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने उसे तब तक दबाकर रखा जब तक उसकी सांस बंद नहीं हो गई, सुरेश ने कहा। इंस्पेक्टर कुर्सी से पीछे टिक गए। अब सच सामने था। पहला वार राहुल और सुनीता की झड़प में हुआ था, लेकिन महेश की असली मौत सुरेश के हाथों हुई थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, उसके बाद तुमने क्या किया? सुरेश बोला, मैं डर गया था। मैंने जल्दी से छत पर अपना बैग छुपाया और पीछे वाले दरवाजे से भाग गया। अब पूरा मामला साफ हो चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर अरविंद के मन में अभी भी एक आखिरी शक बाकी था। उन्होंने सुरेश की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम सच बोल रहे हो या अभी भी इस कहानी का कोई हिस्सा छुपा रहे हो? इंस्पेक्टर अरविंद की आंखें सीधे सुरेश के चेहरे पर टिकी थीं। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी रही। सुरेश की सांसें तेज चल रही थी, जैसे उसके अंदर अभी भी डर बैठा हुआ हो। इंस्पेक्टर ने धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा, सोच लो, अगर अब भी झूठ बोला तो मामला और खराब हो जाएगा। सुरेश ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। मैंने जो बताया वही सच है, उसने कहा। इंस्पेक्टर कुर्सी से उठे और कमरे में टहलने लगे। उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि कई बार अपराधी पहली बार में पूरी सच्चाई नहीं बताते। उन्होंने टेबल पर हाथ रखा और फिर पूछा, जब तुम वहां से भागे, उसके बाद क्या हुआ? सुरेश ने कहा, मैं सीधे गली में निकल गया। उसी समय मुझे लगा कि कोई और भी घर की तरफ आ रहा है। शायद वही राजेश था। ये बात इंस्पेक्टर के दिमाग में बैठ गई। मतलब जब राजेश अंदर गया तब तक महेश मर चुका था, इंस्पेक्टर बोले। सुरेश ने सिर हिलाया। हाँ, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कहा, सबको फिर से यहाँ बुलाओ। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन के एक बड़े कमरे में राहुल, सुनीता, कमला देवी और राजेश सभी मौजूद थे। कमरे का माहौल बहुत भारी था। इंस्पेक्टर अरविंद सामने खड़े हुए और बोले, अब इस केस का सच लगभग सामने आ चुका है। सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गईं। इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। पहला झगड़ा शाम को हुआ। राहुल ने दुकान से पैसे लिए थे और महेश को इसका पता चल गया। इसी बात पर घर में झगड़ा हुआ। राहुल ने सिर झुका लिया। गुस्से में सुनीता ने चाकू उठाया। धक्का मुक्की में चाकू महेश की छाती में लग गया, इंस्पेक्टर बोले। सुनीता रोने लगी, लेकिन उस समय महेश जिंदा था, इंस्पेक्टर ने आगे कहा। कमला देवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके बाद राहुल और सुनीता डरकर घर से बाहर चले गए। इंस्पेक्टर ने कुछ सेकंड रुककर कहा, और उसी समय इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आया। सब लोग सांस रोककर सुन रहे थे। सुरेश घर के अंदर आया। उसने देखा कि महेश जिंदा है और उसे पहचान चुका है। सुरेश ने सिर झुका लिया और अपने राज छुपाने के लिए उसने तकिए से महेश की सांस रोक दी। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। राजेश ने हैरानी से कहा, मतलब जब मैं अंदर गया था तब तक सब खत्म हो चुका था? इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, इस हत्या में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 लोग जिम्मेदार हैं। राहुल, सुनीता और सुरेश। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। लेकिन तभी राजेश अचानक बोला, नहीं इंस्पेक्टर, इसमें एक और नाम भी जुड़ना चाहिए। कमरे में मौजूद सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसका?
राजेश की नज़र धीरे धीरे कमला देवी की तरफ गई और उसने कहा, क्योंकि अगर उस रात माँ एम्बुलेंस बुला लेती तो शायद महेश आज जिंदा होता। राजेश की बात सुनते ही कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। सभी की नजरें कमला देवी पर टिक गईं। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थी और चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वह पहले से जानती हो कि यह सवाल एक दिन जरूर उठेगा। इंस्पेक्टर अरविंद ने धीरे से कहा, राजेश, कानून के हिसाब से हर गलती अपराध नहीं होती, लेकिन सच जानना जरूरी है। राजेश गुस्से में बोला, लेकिन अगर माँ उस समय मदद बुला लेती तो भैया बच सकते थे। कमला देवी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज अब स्थिर थी। हो सकता है, लेकिन उस समय मेरा दिल और दिमाग दोनों काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति चुप था। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, जो हुआ वह अब बदल नहीं सकता, लेकिन कानून को अपना काम करना होगा। उन्होंने कांस्टेबल की तरफ देखा। सुरेश को हत्या के आरोप में गिरफ्तार करो, इंस्पेक्टर ने कहा। कांस्टेबल ने तुरंत सुरेश को खड़ा कर दिया। सुरेश ने एक बार सुनीता की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। इंस्पेक्टर ने फिर राहुल और सुनीता की तरफ देखा। तुम दोनों पर गैरइरादतन हमला और सबूत छुपाने का मामला बनेगा, उन्होंने कहा। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीता चुपचाप खड़ी रही। राजेश दीवार के सहारे खड़ा सब देख रहा था। कमला देवी अब भी कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर अजीब सी थकान थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, इस केस में सबसे बड़ी सजा शायद अदालत नहीं देगी, बल्कि ये परिवार खुद भुगतेगा। कमरे में फिर गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद पुलिस सबको अलग अलग ले जाने लगी। राहुल जाते जाते अपनी दादी के पास रुका। उसकी आंखें भर आई थीं। दादी, सब खत्म हो गया, उसने धीमी आवाज में कहा। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, सच खत्म नहीं होता, उन्होंने कहा। राहुल कुछ समझ नहीं पाया। इसी बीच इंस्पेक्टर अरविंद बाहर जाने लगे। तभी पीछे से कमला देवी की आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर रुक गए और मुड़कर उनकी तरफ देखा। कमला देवी धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, आपने कहा था कि इस कहानी का सच सामने आ चुका है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या ऐसा नहीं है? कमला देवी की आंखों में अचानक एक गहरा रहस्य चमक उठा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नहीं, अभी एक सच बाकी है। ये सुनकर इंस्पेक्टर की भौहें सिकुड़ गईं। कमरे में मौजूद सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। और कमला देवी ने जो अगली बात कही, उसने इस पूरी कहानी को एक बार फिर पलट दिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अब कमला देवी की तरफ देख रहा था। इंस्पेक्टर अरविंद भी कुछ कदम आगे बढ़ाए। उनकी आंखों में अब वही जिज्ञासा थी जो किसी बड़े रहस्य के सामने आने पर होती है। कौन सा सच? इंस्पेक्टर ने शांत आवाज में पूछा। कमला देवी कुछ सेकंड तक चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। महेश की जिंदगी में जो कुछ हुआ, वह सिर्फ उसी रात से शुरू नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर ध्यान से सुनने लगे। कमला देवी बोली, ये कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरे पति जिंदा थे। राजेश और राहुल दोनों चौंककर उन्हें देखने लगे। तुम लोगों को लगता है कि महेश अचानक ऐसा बन गया था? कमला देवी बोली, लेकिन सच ये है कि वह बचपन से ही ऐसा था। कमरे में गहरी खामोशी थी। जब उसके पिता बीमार थे, तब इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, कमला देवी ने कहा, लेकिन महेश ने साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि इतने पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं। राजेश की आंखें भर आईं। माँ, आपने हमें कभी यह नहीं बताया। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपने भाई से नफरत करो, उन्होंने कहा। इंस्पेक्टर ने पूछा, लेकिन इसका इस केस से क्या संबंध है? कमला देवी ने धीरे से कहा, बहुत गहरा संबंध है। सबकी सांसें थम गईं। जिस दिन तुम्हारे पिता की मौत हुई थी, उस दिन महेश अस्पताल ही नहीं गया था, उन्होंने कहा। इंस्पेक्टर ने भौहें सिकोड़ ली। तो फिर कौन गया था? कमला देवी ने धीरे से जवाब दिया, सुरेश। कमरे में बैठे सभी लोग एक साथ चौंक गए। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, मतलब सुरेश तब भी इस परिवार से जुड़ा हुआ था? कमला देवी ने सिर हिलाया। हाँ, वह महेश का दोस्त जरूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह इस घर के सारे राज जानता था, उन्होंने कहा। इंस्पेक्टर अब समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब किस तरफ जा रहा है। कमला देवी ने आगे कहा, उस दिन अस्पताल में तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुरंत ऑपरेशन हो जाए तो जान बच सकती है। कमरे में फिर खामोशी छा गई।
लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे और महेश ने पैसे देने से मना कर दिया था। राजेश की मुठियां कस गईं। कमला देवी की आवाज भारी हो गई। उस दिन सुरेश ने मुझसे कहा था कि अगर महेश चाहता तो तुम्हारे पिता बच सकते थे। इंस्पेक्टर अब गहराई से सोचने लगे। मतलब सुरेश को महेश से पुरानी नफरत थी, उन्होंने कहा। कमला देवी ने सिर हिलाया। हाँ, और वही नफरत सालों तक उसके अंदर जलती रही। अब तस्वीर और साफ हो रही थी। सुरेश सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा था और वह मौका उसे उसी रात मिल गया। लेकिन तभी इंस्पेक्टर अरविंद के दिमाग में एक और सवाल आया। उन्होंने धीरे से पूछा, अगर सुरेश को इतने सालों से महेश से नफरत थी तो वह इस घर में आता क्यों रहा? कमला देवी कुछ सेकंड तक चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि वह सिर्फ महेश से बदला नहीं लेना चाहता था। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो फिर क्या चाहता था? कमला देवी की आंखें सीधे सुनीता की तरफ उठी और उन्होंने कहा, वह इस घर से किसी को अपने साथ ले जाना चाहता था। कमला देवी की बात सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। सुनीता का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। राहुल अविश्वास से अपनी मां की तरफ देख रहा था। राजेश भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब आखिर किस दिशा में जा रहा है। इंस्पेक्टर अरविंद ने धीमी आवाज में पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? कमला देवी ने गहरी सांस ली और बोली, सुरेश कई सालों से इस घर में सिर्फ एक वजह से आता था, सुनीता की वजह से। सुनीता की आंखों से आंसू गिरने लगे। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। क्या ये सच है? कुछ सेकंड तक सुनीता चुप रही। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। कमरे में खामोशी छा गई। सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, शुरू में वह सिर्फ महेश का दोस्त था, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों की बात होने लगी। महेश का स्वभाव बहुत कठोर था। घर में हमेशा तनाव रहता था। उसी दौरान सुरेश मेरा सहारा बन गया। राहुल ने दर्द भरी आवाज में कहा, मम्मी, आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? सुनीता की आंखें झुक गईं। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या सुरेश तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था? सुनीता ने धीमे से कहा, हाँ, कई बार उसने कहा था कि हम दोनों कहीं दूर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कमला देवी ने भारी आवाज में कहा, लेकिन सुनीता ने कभी घर छोड़ने की हिम्मत नहीं की। इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर पूछा, तो उस रात क्या योजना थी? सुनीता ने कांपती आवाज में जवाब दिया, उस रात सुरेश मुझसे मिलने आया था। उसने कहा था कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। वह चाहता था कि मैं उसी रात उसके साथ चली जाऊं। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सांस रोके सुन रहा था। लेकिन उसी समय घर में झगड़ा शुरू हो गया, सुनीता बोली। सब कुछ अचानक बिगड़ गया। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, और उसी अफरा तफरी में महेश घायल हो गया। सुनीता ने सिर हिला दिया। राजेश अब भी स्तब्ध खड़ा था। इंस्पेक्टर ने कुछ पल सोचकर कहा, तो सच ये है कि इस कहानी में लालच, गुस्सा और बदले की भावना, तीनों ने मिलकर एक इंसान की जान ले ली। कमरे में किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद पुलिस सुरेश, सुनीता और राहुल को ले जाने लगी। राजेश दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। कमला देवी कुर्सी पर बैठी थी और उनकी आंखें खाली सी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अरविंद बाहर निकलते हुए रुके और एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखने लगे। ये वही घर था जहां कभी एक परिवार साथ रहता था, लेकिन अब वही घर एक अपराध की कहानी बन चुका था। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, कई बार अपराध एक पल में नहीं होता, वह सालों तक पलता रहता है। रात गहरी हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ियां धीरे धीरे उस गली से निकल गईं, और वर्मा परिवार का घर अब हमेशा के लिए एक ऐसी कहानी बन गया था जिसे सुनकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठेगा, अगर उस रात कोई एक फैसला अलग होता तो क्या ये परिवार आज भी साथ होता? रात लगभग खत्म होने वाली थी। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। पुलिस की गाड़ियां वर्मा परिवार के घर से जा चुकी थी, लेकिन उस घर की दीवारों में अभी भी चीखें, डर और पछतावा जैसे अटके हुए थे। इंस्पेक्टर अरविंद पुलिस स्टेशन के अपने कमरे में बैठे केस की फाइल देख रहे थे। टेबल पर कई कागज फैले हुए थे, सीसीटीवी रिपोर्ट, बयान, मेडिकल रिपोर्ट और घटनास्थल की तस्वीरें। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आइए, इंस्पेक्टर ने कहा। एक कांस्टेबल अंदर आया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इंस्पेक्टर ने तुरंत रिपोर्ट ली और पढ़ने लगे। कुछ सेकंड बाद उनकी भौहें सिकुड़ गईं। कांस्टेबल ने पूछा, सब ठीक है सर? इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट को टेबल पर रखा और धीमी आवाज में कहा, इस केस में जो हमने सोचा था उससे थोड़ा अलग सच सामने आया है। कांस्टेबल चौंक गया।
क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट के एक हिस्से पर उंगली रखी। रिपोर्ट के अनुसार महेश की मौत सिर्फ दम घुटने से नहीं हुई, उन्होंने कहा। तो फिर? कांस्टेबल ने पूछा। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, चाकू का घाव भी बहुत गहरा था। अगर तकिया वाला मामला नहीं भी होता, तब भी शायद उसकी जान बचना मुश्किल था। कांस्टेबल कुछ सेकंड तक चुप रहा। मतलब, मौत का कारण दोनों चीजें थी? उसने पूछा। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, पहले हमला और फिर दम घुटना। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, ये मामला सच में बहुत उलझा हुआ था। इंस्पेक्टर कुर्सी पर पीछे टिक गए। नहीं, उन्होंने कहा, मामला उलझा हुआ नहीं था, इंसान उलझे हुए थे। कांस्टेबल समझ नहीं पाया। इंस्पेक्टर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ दबा हुआ होता है, गुस्सा, लालच, डर या बदला। जब ये सब एक साथ बाहर आता है, तब अपराध जन्म लेता है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी थी। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद कर दी। इस केस की चार्जशीट तैयार करो, उन्होंने कहा। कांस्टेबल ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। इंस्पेक्टर कुछ देर तक अकेले बैठे रहे। उनके दिमाग में उस रात का हर दृश्य घूम रहा था। राहुल का डर, सुनीता की गलती, सुरेश का बदला और कमला देवी की चुप्पी। एक ही घर, लेकिन चार अलग अलग कहानियां। और उन सब के बीच एक इंसान की मौत। इंस्पेक्टर ने धीरे से खुद से कहा, कभी कभी सच अदालत में नहीं, इंसान के अंदर फैसला सुनाता है। कुछ दिनों बाद ये केस अदालत में जाएगा। फैसला जज सुनाएगा, लेकिन उस फैसले से पहले ही वर्मा परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। क्योंकि उस रात जो टूटा था, वह सिर्फ एक जान नहीं थी, वह एक पूरा परिवार था। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। शहर की जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार में लौट आई थी, लेकिन वर्मा परिवार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अदालत में केस की पहली सुनवाई का दिन था। कोर्ट रूम में हल्की फुसफुसाहट हो रही थी। सामने जज की कुर्सी खाली थी और पुलिस की निगरानी में सुरेश, सुनीता और राहुल को अंदर लाया गया। तीनों के चेहरे बदल चुके थे। कुछ ही दिनों में जैसे सालों का बोझ उनके चेहरों पर उतर आया था। राजेश भी कोर्ट में मौजूद था। वह एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। कमला देवी भी आई थी, लेकिन अब उनकी चाल धीमी हो चुकी थी। कुछ ही देर में जज अंदर आए और अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील खड़ा हुआ और बोला, माननीय अदालत, यह मामला एक साधारण हत्या का नहीं है। यह मामला एक ऐसे परिवार का है जहां एक गलती ने दूसरी गलती को जन्म दिया और अंत में एक जान चली गई। पूरे कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। वकील ने घटना की पूरी कहानी अदालत के सामने रखी। राहुल की चोरी, घर का झगड़ा, सुनीता का चाकू उठाना और सुरेश का बदले में महेश की सांस रोक देना। हर शब्द के साथ कोर्ट में बैठे लोगों के चेहरे गंभीर होते जा रहे थे। फिर बचाव पक्ष के वकील खड़े हुए। उन्होंने कहा, यह सच है कि एक इंसान की मौत हुई है, लेकिन यह भी सच है कि यह एक सोची समझी हत्या नहीं थी। ये एक टूटते हुए परिवार की त्रासदी थी। कोर्ट में फिर कुछ देर बहस चलती रही। आखिरकार जज ने फैसला सुनाने के लिए फाइल बंद की। सबकी सांसें थम गईं। जज ने गंभीर आवाज में कहा, इस केस में ये साफ है कि महेश की मौत कई घटनाओं के कारण हुई, लेकिन अंतिम और जानलेवा कृत्य सुरेश ने किया था। सुरेश ने सिर झुका लिया। इसलिए अदालत सुरेश को हत्या के अपराध में सजा सुनाती है, जज बोले। कोर्ट रूम में हलचल सी हुई। फिर जज ने आगे कहा, सुनीता और राहुल के खिलाफ गैरइरादतन हमला और सबूत छुपाने का मामला साबित होता है। राहुल की आंखों से आंसू गिरने लगे। कमला देवी अपनी जगह पर चुप बैठी थी। उनकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था, सिर्फ थकान थी। जज ने आखिर में कहा, यह केस हमें याद दिलाता है कि अपराध हमेशा हथियार से नहीं शुरू होता। कई बार वह एक छोटी गलती से शुरू होता है, जो धीरे धीरे एक बड़ी त्रासदी बन जाती है। अदालत की कार्यवाही खत्म हो गई। पुलिस सुरेश को लेकर बाहर चली गई। सुनीता और राहुल भी पुलिस के साथ बाहर निकले। राजेश दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। कमला देवी धीरे धीरे उठी और बाहर की तरफ चलने लगी। अदालत के बाहर आसमान साफ था। राजेश ने अपनी मां से धीमी आवाज में पूछा, अब क्या होगा? कमला देवी कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अब वही होगा जो हर टूटे हुए घर में होता है। लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन परिवार खत्म हो जाता है। राजेश ने आसमान की तरफ देखा। वह समझ चुका था कि उस रात सिर्फ महेश की मौत नहीं हुई थी।
उस रात एक परिवार की कहानी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। लेकिन इस कहानी का सबक हमेशा जिंदा रहेगा कि कभी कभी एक छोटी गलती पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। अदालत के फैसले के बाद कई महीने बीत गए। शहर में अब शायद ही कोई उस केस की चर्चा करता था, लेकिन वर्मा परिवार के लिए जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकी। सुरेश जेल भेज दिया गया था। सुनीता और राहुल को भी अपनी सजा काटनी पड़ रही थी। राजेश ने दुकान संभाल ली थी, लेकिन वह दुकान अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां महेश दिन भर ग्राहकों से बात करता था, वहीं अब सन्नाटा ज्यादा रहता था। कमला देवी अब ज्यादातर समय घर के आंगन में बैठी रहती थी। उनकी आंखें अक्सर दरवाजे की तरफ टिकी रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक शाम राजेश दुकान बंद करके घर लौटा। आंगन में हल्की हवा चल रही थी। कमला देवी कुर्सी पर बैठी थी। राजेश उनके पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर राजेश ने धीरे से पूछा, माँ, क्या आपको कभी लगता है कि अगर उस रात सब कुछ थोड़ा अलग होता तो आज सब ठीक होता? कमला देवी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन आवाज शांत थी। जिंदगी में अगर और मगर का कोई अंत नहीं होता बेटा, उन्होंने कहा। राजेश चुप रहा। कमला देवी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, गलतियां इंसान करता है, लेकिन उनके परिणाम पूरी जिंदगी भुगतने पड़ते हैं। हवा थोड़ी तेज हो गई थी। आंगन में रखा पुराना पेड़ हल्का हल्का हिल रहा था। राजेश ने धीरे से कहा, राहुल जब वापस आएगा तो क्या वह फिर से यहाँ रह पाएगा? कमला देवी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, घर की दीवारें सब कुछ याद रखती हैं, लेकिन अगर इंसान चाहे तो नई शुरुआत भी कर सकते हैं। राजेश ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। उस घर में अब भी वही कमरे थे, वही दीवारें थी, वही आंगन था, लेकिन वहां रहने वाले लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। महेश की तस्वीर अब दीवार पर टंगी थी। उसके नीचे एक छोटी सी अगरबत्ती जल रही थी। कमला देवी धीरे से उठी और तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक वह तस्वीर को देखती रही। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गलतियां सिर्फ इंसान नहीं मारती, कभी कभी पूरा घर मार देती है। आंगन में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में एक सच्चाई हमेशा के लिए बस चुकी थी कि अपराध सिर्फ अदालत में खत्म नहीं होता। उसकी गूंज कई सालों तक लोगों की जिंदगी में सुनाई देती रहती है। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही सस्पेंस और रियल क्राइम स्टोरीज आती रहती हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम इस कहानी का अगला सीजन भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।